अरेंजमेंट कर लेते हैं, उस पूरे मेहमान के आने की पूरी तैयारी कर लेते हैं। लेकिन एक विद्यालय जो एक नए मेहमान को एनरोल करता है, बच्चों के रूप में नए मेहमान को जब एनरोल करता है, तो हम देखते हैं कि स्कूल का कोई रेडीनेस नहीं है। स्कूल बिल्कुल रेडी नहीं है कि उसके लिए स्पेशल एजुकेटर पहले से की है कि नहीं। हम क्या करते हैं, पहले एनरोल कर देते हैं, फिर उसके लिए रिसोर्सेस कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे पहले गवर्नमेंट को या हमारे जितने भी रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए उनका एक ऐसा प्रेशर ग्रुप रहना चाहिए कि गवर्नमेंट को प्रेशराइज करे कि सबसे पहले जितने भी विद्यालय हैं, यदि राइट टू एजुकेशन एक्ट में नेबरहुड स्कूल में किसी भी बच्चे को एनरोल्ड होने का यदि प्रोविजन है, तो सबसे पहले यदि कोई विजुअली इंपेयर्ड बच्चा है या हियरिंग इंपेयर्ड बच्चा है या इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बच्चा है या लर्निंग डिसेबिलिटी से एसोसिएटेड कंडीशन से ग्रस्त बच्चा है, तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि उस विद्यालय में वो सारी फैसिलिटीज हैं कि नहीं। यहाँ पे जस्ट उल्टा होता है कि सबसे पहले हम एनरोल्ड तो कर लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि रिसोर्सेस नहीं है। ये आप समझिए कि एक बच्चे के भविष्य के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ है कि आप ऐसे बच्चे को आपको फिर एनरोल नहीं करना चाहिए जब आपके पास संसाधन नहीं है, जब आपके पास शिक्षक नहीं है, जब आपके पास जो रिसोर्स सेंटर्स नहीं है। तो एक ऐसे विद्यालय में फिर कैसे हम किसी भी बच्चे का एडमिशन दे सकते हैं, कैसे किसी बच्चे का हम प्रवेश दे सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि आज यदि राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है अब कंप्लीटली ऑल ओवर इंडिया में इंप्लीमेंटेड है और ईच एंड एवरी नेबरहुड स्कूल को रेडी होना पड़ेगा, चाहे उसमें दिव्यांग बच्चा है या नहीं है। दिव्यांग बच्चा कभी भी आ सकता है क्योंकि नेबरहुड में प्रोविजन है। यदि नेबरहुड में प्रोविजन है तो उसका हक है, कोई डिनाई नहीं कर सकता है। लेकिन केवल हक रहने से नहीं होगा, गवर्नमेंट को एक ड्यूटीज निभानी पड़ेगी, क्योंकि उनके एंटाइटलमेंट्स को किस तरीके से कंप्लीट किया जाए, उनके एंटाइटलमेंट्स को किस तरीके से इंश्योर किया जाए। इसलिए स्कूल को एक स्कूल रेडीनेस का प्रोग्राम, अब एक स्कूल रेडीनेस का सबसे पहले कैंपेन चलाना पड़ेगा। और जब तक स्कूल रेडीनेस का कैंपेन और इंक्लूजन का ऑडिटिंग जब तक नहीं होगा कि हमारे विद्यालय में कितनी जगह स्पेशल टीचर्स हैं। हम जानते हैं कि हमारे पास अब ऑल ओवर इंडिया में स्पेशल एजुकेटर्स की कमी नहीं है, लेकिन उनके जॉब कंडीशन को देखा जाए तो बहुत ही पैथेटिक कंडीशन है। उनको नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय और जब यहां भी यदि देखा जाए उत्तर प्रदेश में भी, चाहे वो प्राइमरी सेक्शन हो, उनको यूजुअली डिस्कार्ड कर दिया जाता है। अब आप इमेजिन कीजिए कि राइट टू एजुकेशन में नेबरहुड स्कूल में कोई भी दिव्यांग बच्चा जा सकता है और आपके नेबरहुड स्कूल में आपके स्पेशल एजुकेटर्स की नियुक्ति नहीं होती। इस तरीके से यदि देखा जाए तो एक कंप्लीट एक पूरे कल्चर को चेंज करने की जरूरत है। न कि केवल हम ये उम्मीद करें कि केवल राइट टू एजुकेशन एक्ट और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के एग्जिस्टेंस में आ जाने से ये महज पेपर का टुकड़ा है। पेपर के टुकड़े को प्रभावशाली बनाने के लिए हमें पूरा एग्जीक्यूटिव मैकेनिज्म तय करने पड़ेंगे, हमें प्रशासकीय प्रणाली को ठीक करना पड़ेगा, हमें शिक्षक टीचर्स के रिक्रूटमेंट के कंडीशंस को ध्यान रखना पड़ेगा, हमें खास करके करिकुलम में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना पड़ेगा। जब मैंने स्टडी किया तो मुझे बाद में पता चला कि विजुअली इंपेयर्ड बच्चे को खास करके 10th में साइंस और मैथमेटिक्स पढ़ने को नहीं दिया जाता है। आप इमेजिन कीजिए कि फॉरेन कंट्रीज में एक विजुअली इंपेयर्ड बच्चा इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ बच्चे को 10th लेवल पे डिस्क्रिमिनेट कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा स्कूल रेडी नहीं है, हमारे शिक्षक उस तरीके से ट्रेंड नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि आज ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म में जितने भी रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स हैं उनको एक रिसर्चर बनना पड़ेगा। आपको एक रिसर्च करने पड़ेंगे, ऑल ओवर इंडिया की स्कूल्स का जायजा लेना पड़ेगा। आप छोटे ही रिसर्च कीजिए, आप जहां भी जिस सोसाइटी में रह रहे हैं उस सोसाइटी के नेबरहुड स्कूल का जरूर आप अपने लेवल पे ऑडिट करें, अपने लेवल पे असेस करें और आप देखें कि क्या नेबरहुड स्कूल आज भी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स को एनरोल्ड करने के लिए रेडी है क्या। तो आपको लगेगा कि शायद उनमें रेडीनेस नहीं है।
तो इस तरीके से आप सभी रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल की एक बहुत बड़ी ड्यूटी बन जाती है कि आप अपने लिए भी और साथ ही साथ जिन बच्चों के लिए आपकी ट्रेनिंग हुई है, जिन बच्चों के लिए आपको ट्रेन किया गया है और आपने एक अपने आप को तैयार किया है, तो उसके लिए आपको शायद आज से एक नया कैंपेन चलाना पड़ेगा, एक नया अभियान चलाना पड़ेगा और एक बौद्धिक अभियान चलाना पड़ेगा। केवल ऐसा नहीं है, आपको एक अपने सारे स्टडीज को आपको रिसर्च पेपर के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, आपको रिसर्च पेपर्स के माध्यम से, आपको पूरे जो विद्वत समाज है या जो ऐसा भी समाज है उसके समक्ष आपको रखना पड़ेगा। और जब तक आप, क्योंकि एक बौद्धिक लड़ाई है, क्योंकि बौद्धिक संस्कृति को चेंज करने में हमें बौद्धिक लड़ाई की जरूरत पड़ती है। एक बौद्धिक का एक यदि देखा जाए तो हमें इस तरीके की जरूरत पड़ेगी कि जिसमें खास करके हमें एडवोकेसी करनी पड़ेगी। उसमें रजनीश पांडे जी जैसे लोग को भी जैसे उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, वो उन्होंने एक माइलस्टोन क्रिएट किया है। अब हमें देखते हैं कि जितने भी स्पेशल जो स्कूल्स हैं, उस स्कूल्स में उस कमेटी के रिकमेंडेशन का कितना और कब तक इंप्लीमेंट होता है, लेकिन कभी तो हमने प्रयास तो किया, और जब हमने प्रयास किया है तो आज न कल वो फलीभूत तो होना ही होना है। इसीलिए आप सभी रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल से मेरी गुजारिश है, मेरा निवेदन है कि हम सभी लोग एकजुट होकर के, खास करके रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया को भी कहा जाए कि आप भी एक प्रेशर ग्रुप का काम करें, आप भी एक थिंक टैंक का काम करें, आप भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे और गवर्नमेंट ऑफ जितने भी स्टेट्स हैं उन पे आप एक प्रेशर ग्रुप का काम करें। जितने भी स्टेट डिसेबिलिटी कमिश्नर है, सेंट्रल डिसेबिलिटी कमिश्नर है, उनको देश के स्कूल की हालात का एक रिपोर्ट जरूर तैयार करना चाहिए और गवर्नमेंट के समक्ष रखना चाहिए। और हमें चाहे वो सांसद के माध्यम से, विधायक के माध्यम से, बौद्धिक जितने भी लोग हैं उनके माध्यम से हमें एक बौद्धिक संस्कृति पे फोकस करना पड़ेगा। और जब तक हम ये फोकस नहीं करेंगे तो शायद मुझे नहीं लग रहा है कि ना तो ये रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स का भला हो पाएगा, ना तो हमारे लिए उन बच्चों का भला हो पाएगा जिन बच्चों का भविष्य आपके ऊपर है। और बच्चों का भविष्य जब तक हम जानते हैं कि जब तक कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में यदि देखा जाए कि 21 डिसेबिलिटीज के अकॉर्डिंग टू यदि ठीक से असेसमेंट किया जाए तो केवल उत्तर प्रदेश में मुझे लग रहा है कि 1 करोड़ से ऊपर डिसेबल्ड लोग होंगे। आप देखिए 2021 में यदि पॉपुलेशन या सेंसस जब होता है तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अकॉर्डिंग टू जो अभी भी असेसमेंट का क्राइटेरिया क्लियर होना बाकी है, 21 डिसेबिलिटीज के पास, हमारे पास अभी भी फंक्शनल असेसमेंट की क्राइटेरिया नहीं है। और अभी भी यदि देखा जाए तो उनके असेसमेंट से लेकर के, उनके सर्टिफिकेशन से लेकर के, उनके लेबलिंग से लेकर के बहुत तरह के अभी शोध की आवश्यकता है। तो इसलिए आप सभी रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल से मेरा आग्रह, मेरा अनुनय है, विनय है कि आप सभी लोग एकजुट होकर के एक बौद्धिक संस्कृति बनाने का एक आप जिम्मेदारी उठाएं। और जब तक आप जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे तब तक समाज सेंसिटिव नहीं होगा, क्योंकि ये आपका पहला दायित्व है और हम सभी का दायित्व है। तो मुझे लग रहा है कि शायद जब हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे तो हमारी दशा भी ठीक होगी और साथ ही साथ हमारे दिव्यांग बच्चे जो कि एक बहुत ही पोटेंशियल है, डिवाइन पोटेंशियल है, उसमें केवल उनको एक अच्छा माहौल देने की जरूरत है, एक केवल वातावरण देने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि वो एक देश के फंक्शनल नागरिक होंगे, वो केवल देश पे किसी पे बोझ नहीं बनेंगे। तो हमें मालूम है कि यदि हम उनका प्रॉपर उनको एडुकेट नहीं करेंगे और उनका प्रॉपर एडुकेशन नहीं होगा तो वो हमारे लिए समाज पे एक माना जाएगा कि एक बहुत बड़े बोझ है। लेकिन समाज पे उनको बोझ नहीं बनाना है, क्योंकि उनके पास बहुत पोटेंशियल है, वो अपने लिए तो कर ही सकते हैं और इस पूरे देश को भी एक नई दशा और दिशा दे सकते हैं। स्टीफन हॉकिंस को कौन नहीं जानता है, आप सूरदास को कौन नहीं जानता है, मिल्टन को कौन नहीं जानता है, ये सभी हेलन केलर को कौन नहीं जानता है। आप सभी जानते हैं कि सभी बच्चों में हेलन केलर की पोटेंशियल है, सभी बच्चों में स्टीफन हॉकिंस की पोटेंशियल है, सभी बच्चों में मिल्टन की पोटेंशियल है। तो आइए हम सभी लोग मिल करके उनके पोटेंशियल को रियलिटी में बदलें, अचीवमेंट में बदलें, तब जाकर के शायद हम एक नया समाज बना पाएंगे। और समावेशी समाज के लिए समावेशी शिक्षा का होना बहुत आवश्यक है और समावेशी शिक्षा के लिए समावेशी प्रयास का
होना बहुत जरूरत है। तो इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि एक दूसरे प्रोग्राम में मुझे जाना है 12 बजे से, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और एक बार पुनः आप सभी का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया, हमें कुछ शेयर करने का, हमें कुछ बोलने का, हमें अपनी भावनाओं को शेयर करने का, और हमें आप सभी ने अपने एक फैमिली में एक जगह दी है, अपने फैमिली का एक पार्ट बनाया है। इसके लिए पुनः पुनः धन्यवाद, पुनः पुनः आभार।